नमस्कार। मैं योगेश योगी सर आप सभी का अपने इस YouTube सेशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, झारखंड में भूमि संबंधी जो कानून है, इन कानूनों से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों। और कहीं भी पूरे सेशन के दौरान आपको ये लगे कि नहीं मुझे समझ में नहीं आई, तो कमेंट करके सवाल जरूर पूछें। और अगर आपको समझ में आती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक करें। आपका लाइक से क्या होता है कि वह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक पहुंचती है और उतने लोगों को फायदा होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा देर न करते हुए आप लोगों के सामने आज जो विषय पर चर्चा करूंगा, वह विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसलिए पूरे वीडियोज में मेरे साथ बने रहें और जहां भी आपको लगे इम्पोर्टेंस उसे लिख लें, क्योंकि परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रही है आपके पास समय की कमी होगी और वैसे समय में आपका जो अपना नोट्स जो आप लिखेंगे, उन्हीं नोट्सों की मदद से ही आप रिवीजन को कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो को देखें और जहां आपको समस्या है उससे संबंधित बातें हमसे करें। और बहुत लोगों ने कमेंट किया था और कई दोस्तों ने मैसेज भी किया कि सर एसपीटी एक्ट से रिलेटेड वीडियो जो है आपके चैनल में नहीं है। तो मैं इंतज़ार कर रहा था वैकेंसी आने की, और अभी भी कुछ समस्याएं हैं। मानते हैं कि जेपीएससी की साइट नहीं खुल रही है, बहुत तरह की समस्याएं हैं, उम्र संबंधी विवाद है, हो सकता है मामला और आगे बढ़े, परंतु मुझे जो आपको देनी है वो 2 मई के बीच में ही दे देगी, क्योंकि 2 मई को ही टारगेट लेके अभी हम चलेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वह पूरी हो सके। ऐसे में सेकंड पेपर का जो अनुपूरक उपबंध है, यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम या संथाल परगना काश्तकारी अनुपूरक उपबंध अधिनियम जो 1949 है, इससे संबंधित आज मैं बातें करूंगा। और इससे संबंधित बातें इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे गए। किसी भी परीक्षा में, झारखंड की कोई भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम झारखंड के मैप में देखेंगे कि संथाल परगना का क्षेत्र कौन सा पड़ता है, क्योंकि जब तक आप क्षेत्र को नहीं जानेंगे तब तक आप संथाल परगना अधिनियम को नहीं समझ पाएंगे। तो संथाल परगना का जो क्षेत्र है झारखंड के मैप में, जो ये कोना जो होता है वह संथाल परगना का क्षेत्र कहलाता है। इस कोने में क्या क्या है? देवघर जिला आ जाते हैं, जामताड़ा जिला आ जाते हैं, दुमका आ जाते हैं, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। यानी कि संथाल परगना का जो क्षेत्र है, इन 6 जिलों के बीच में ही जो सिमटी हुई है, इसी क्षेत्र को हम संथाल परगना क्षेत्र कहते हैं। आपको बता दें कि पिछले परीक्षा में जो लोक सेवा आयोग की थी, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि एसपीटी एक्ट इनमें से किस जिले में लागू नहीं होती है। तो उसमें ऑप्शन आपका दिया गया था गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और साथ में चतरा दिया हुआ था। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानेंगे कि ये 6 जिलों के अलावे जो एसपीटी एक्ट है वह कहीं और प्रभावी नहीं है। तो उसमें से आपको चुनना होता है कि आप जो जिले पढ़े हैं उन जिलों में है या नहीं है। तो यहाँ आप 6 जिले को ध्यान में रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न तो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। दूसरे प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। सबसे पहला कि संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था? तो संथाल परगना जिले का निर्माण आपको 1885 में ही हो गया था। संथाल परगना जिला 1885 में, यानी कि अंग्रेजों के काल में ही यह आपका जब संयुक्त बिहार के साथ में था, उसी दौरान इसका जो है निर्माण हो चुका था। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजंस एक्ट 1949। इसमें कुल कितने हैं अध्याय? तो इसमें कुल आपके 8 अध्याय मूल अध्याय है और एक अध्याय जो है विविध प्रावधान के नाम से जोड़े गए हैं, यानी कि कुल 9 अध्याय है। लेकिन अगर आपका इसमें प्रश्न आए थे तो प्रश्न में ऑप्शन में 8 था, 9 नहीं था। पिछले बार जो प्रश्न आए थे यानी कि आपका जेएसएससी में,
उसमें ऑप्शन जो दिए गए थे 7, 8, 10 और 12 ऑप्शन में थे। तो यहाँ पर आपको 8 मारना है, परंतु अगर 8 और 9 दोनों भी दिए हुए हैं तो आपको वहां कंफ्यूजन होगी, और ऐसी स्थिति में आप इस विविध प्रावधान को भी जोड़ के 9 मारेंगे। कुल धाराएं कितनी है? तो कुल धाराएं इसमें 72 है, लेकिन 72 तब कुल धाराएं होती है जब मिसलेनियस जो प्रावधान है या मिसलेनियस को आप जोड़ते हैं, तब आपकी 72 धाराएं हो जाती है। तो इस प्रकार से मूल अध्याय 8 + 1 है और कुल धाराएं आपके 72 है, जो कि 6 जिलों के बीच में आपका लागू है। यानी कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है 1949, वह आपका इतने जिलों के बीच में है। तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के पहले भी, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के पहले भी यहाँ कुछ कानून बने थे। जैसे कि आप एक देखेंगे संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट। संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट के नाम से एक पहले कानून बनी थी जो 1872 में बनी थी, और दूसरा कानून बनी थी संयुक्त बिहार के साथ में संथाल परगना इंक्वायरी समिति, यानी संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी, जो तत्कालीन बिहार में बनी थी, वह था 1937 में बनी थी। इसके पश्चात आपका आता है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जो कि 1949 से प्रभावी है। तो इसका जो पहला अध्याय है और जो कि धारा 1 से लेकर 4 तक है, इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या है और किस प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं। तो धारा 1 में क्या है, इसका संक्षिप्त नाम जैसे कि आप जानते हैं एसपीटी एक्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो नाम है उस बारे में है। इसका प्रारंभ कब से यह शुरू हुआ, तो आप जान रहे हैं कि 1949 से यह शुरू हुआ। और इसका प्रसार, तो इसका प्रसार कहाँ है, समस्त संथाल परगना प्रमंडल में, समस्त संथाल परगना प्रमंडल में इसका प्रसार है। इसके अंतर्गत जो 6 जिले आते हैं वह जिले कौन कौन है, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर तथा जामताड़ा। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बन जाते हैं कि संथाल परगना कहाँ लागू नहीं होता है, या संथाल परगना एक्ट जो है वह एक्ट कब लागू हुआ, या इसका जो नाम है वह नाम क्या है। तो इस प्रकार से आपका एक प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। इसके पश्चात आते हैं हम धारा 2 में। आपका धारा 2 क्या कहता है कि राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से, इसमें से किसी भी जिले को अगर वो उन्हें लगे कि यह संथाल परगना एक्ट से संबंधित अभी नहीं रहना चाहिए, तो उसे अधिसूचित करके उस भाग को निरसित किया जा सकता है और पुनः उस भाग को फिर से बहाल भी किया जा सकता है। यह धारा 2 आपका कहती है, यानी कि विधान के स्थानीय विस्तार में परिवर्तन का अधिकार और क्षेत्र में पुनः उसका समायोजन करने का जो अधिकार है वह हमारे झारखंड सरकार के अधीन है। यानी कि झारखंड सरकार अगर चाहे तो इसमें से किसी भी जिले का किसी भी क्षेत्र को एसपीटी एक्ट के अधीन से हटाया जा सकता है और एसपीटी एक्ट के अधीन पुनः उसे वापस लाया जा सकता है। परंतु किसी अन्य जिले को, जो कि मान लीजिए धनबाद है, मान लीजिए रांची है, तो उसे आप एसपीटी एक्ट के अधीन नहीं ला सकते। परंतु जो 6 जिले हैं उसमें से किसी जिले को अगर आप हटाते हैं तो उसे पुनः लाने का भी अधिकार आपको है, परंतु कोई अन्य जिला जो इस क्षेत्र से बाहर है उन जिलों को इसमें शामिल किया नहीं जा सकता है। इसके पश्चात जो आता है हमारा धारा 3 आता है, जो कि अभी इसे हटाया गया है, यानी कि इसका अभी कोई विशेष रोल नहीं है। और धारा 4 जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को समझने के लिए आपको धारा 4 को समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि धारा 4 क्या है, धारा 4 वो सभी परिभाषाएं धारा 4 में है जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से संबंधित है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको जो है 14 से 15 पॉइंट हैं जिनका परिभाषाओं को आपको जानना नित्यांत आवश्यक है। तो इनके परिभाषाओं में क्या क्या है इसे एक निगाह में देख लेते हैं, उसके पश्चात एक एक को मैं डिस्कस करूंगा। तो यह है आपका पहला जो है आदिवासी, यानी कि आदिवासी किसे कहते हैं, कृषि वर्ष क्या होता है,
भूगत बंध और पूर्ण भोग बंधक क्या होता है, जोत क्या है, खास ग्राम क्या है, जमींदार कौन है, गैर आदिवासी कौन है, रैयत कौन है, लगान क्या होता है, संथाल सिविल रूल्स क्या था, लगान का दर या खेवट का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इस इससे अलावे खाली जोत कौन है और ग्राम समुदाय कौन है। ग्राम समुदाय और ग्राम प्रमुख के बारे में चर्चा की जाती है। तो आज मैं इन सभी परिभाषाओं को तोड़ूंगा और सभी परिभाषाओं से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका आपको डिस्कस करूंगा। तो आपने देख लिया अभी संथाल परगना। एक प्रश्न और याद आ गई मुझे कि संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था। तो संथाल परगना का प्राचीन नाम था दोस्तों नरीखंड। इसे इस क्षेत्र को नरीखंड नाम से जाना जाता था और इसी का तहत जो संथाल परगना जो क्षेत्र है यानी 5वीं अनुसूची में जो आदिवासियों की परिभाषा दी गई है जो भारतीय संविधान के ख में, उस बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। और यहाँ पर जो आपको प्रश्न है इसका प्राचीन नाम, इसे भी याद रखें क्योंकि इसके प्राचीन नाम से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यहाँ से मैं इसे मिटाऊंगा और फिर पुनः अनेक को चर्चा करूंगा। तो इसमें जो धारा 4 के अंतर्गत जो परिभाषाएं दी गई है इसमें सबसे पहला परिभाषा है आदिवासी का, यानी कि आदिवासी कौन है। आदिवासी किसे कहलाएगा या कौन आदिवासी है जिसके बारे में आपका यह छोटा जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में परिभाषित करती है कि आदिवासी कौन है। देखिए 5 जो इसमें लिखा जाता है वह होता है ऐसा व्यक्ति जो अनुसूची ख के निहित आदिवासी या अर्ध अनुसूची ख के निहित आदिवासी या अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति से है, उसे समय समय पर राज्य सरकार अधिसूचित करती है। तो आदिवासी ऐसा व्यक्ति है जो कि अनुसूची ख में वर्णित होना चाहिए। पहला तो अनुसूची ख में वर्णित जो है वह आदिवासी का जो वर्णन होता है उस बारे में है। तो अनुसूची ख कौन सा है, यानी कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद 244 के तहत आती है। 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 244 के अधीन जो जनजातीय सलाहकार परिषद द्वारा, यानी कि जनजातीय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है जनजातीय सलाहकार परिषद द्वारा समय समय पर आदिवासियों की घोषणा की जाती है और उसमें जो जनजातीय सलाहकार परिषद का जो रिकमेंडेशन होता है उसके अनुसार आदिवासी जो परिभाषा दी गई है उसके तहत जो परिभाषित किए गए हैं वही आदिवासी होगी। जैसे कि अभी जैसे कि चर्चा चल रही है कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिया जाए, तो कुर्मी जो जाति है इसको आदिवासी की दर्जा देने के लिए आपको सबसे पहले जनजातीय सलाहकार परिषद का रिकमेंडेशन होना जरूरी है। जनजातीय सलाहकार परिषद रिकमेंडेशन करेगा तभी आप कुर्मी को आदिवासी बना सकते हैं या आदिवासी की दर्जा आप प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अनुसूची ख के अधीन जो आदिवासियों की परिभाषा दी गई है उसके तहत आप आदिवासी को परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा नंबर है आपका यहाँ पर कृषि वर्ष। कृषि वर्ष को आप परिभाषित करते हैं। कृषि वर्ष कहने का मतलब क्या होता है? देखिए कृषि वर्ष को हम दोनों तरफ से जानेंगे। एक होता है कि हिंदी मत में कृषि वर्ष, जैसे कि हम लोग का खरीफ रबी जो फसलें होती है उस प्रकार से कृषि वर्ष घोषित होता है कि खरीफ का वर्ष ये है, रबी का सीजन ये होता है, उस प्रकार से। परंतु यहाँ पर जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अधीन जो कृषि वर्ष घोषित की गई है वह क्या है? यहाँ जो चलता है साल चलता है वह बांग्ला साल चलता है। पहला तो यहाँ पर बांग्ला साल चलता है।
बांग्ला साल यानी कि बांग्ला वर्ष के अनुसार ही यह कृषि वर्ष घोषित होगा। तो बांग्ला साल के अनुसार क्या होता है, प्रथम बैसाख से प्रारंभ होने वाले वर्ष, यानी कि प्रथम बैसाख, प्रथम बैसाख से कृषि वर्ष प्रारंभ हो जाता है। प्रथम बैसाख से कृषि वर्ष प्रारंभ हो जाता है और आपका जो ये आपका बांग्ला साल के अनुसार हो गया। अब यहाँ पर एक और नियम है कि फसली साल भी चलता है। तो दूसरा हो गया फसली साल, मतलब फसल के अनुसार। देखिए ये सब बहुत ही छोटा छोटा बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्या होता है, इसका प्रथम आश्विन मास से चलता है, प्रथम आश्विन से। इसमें प्रश्न पूछे गए इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम आश्विन से चलता है और जो कृषि प्रयोजनों के लिए अन्य वर्ष जो चलता है उस वर्ष से, अगर किसी अन्य क्षेत्र में, यानी कि इसके अलावे कुछ कहीं पर ऐसा भी होता है कि जो अपने लोकल के अनुसार चलाते हैं, जैसे सब्जी के सीजन में सब्जी का वर्ष हो गया, जैसे मकई के सीजन में मकई का वर्ष हो गया, उस प्रकार से जो चलाते हैं वह वर्ष, यानी कि कृषि प्रयोजनों से चलाने वाले वर्ष। कृषि प्रयोजनों से प्रारंभ वर्ष, यानी कि यहाँ पर जो कृषि वर्ष जो घोषित की गई है वह कृषि वर्ष यहाँ पर तीन तरह से आपका घोषित किया गया। पहला तो बांग्ला साल के अनुसार, तो बांग्ला साल के अनुसार यह प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ध्यान से ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न पूछा जाता है इसलिए लिखा हूँ। प्रथम बैसाख को आपका साल का वर्ष माना जाता है, प्रथम बैसाख जो है वह साल का वर्ष माना जाता है। फसली साल में प्रथम आश्विन को माना जाता है, आश्विन कार्तिक जेठ माघ पौष जो होता है उस अनुसार प्रथम आश्विन को माना जाता है। और कृषि प्रयोजनों से, जो कृषि का जो प्रयोजन है यानी कृषि करने की, खेती के अंतर्गत जो आता है वर्ष, उसके अनुसार भी एक वर्ष यहाँ पर चलती है। तो कुल मिला के यहाँ पर तीन प्रकार का कृषि वर्ष चलता है। तो तीन प्रकार के जो कृषि वर्ष चलता है उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक। तीसरा नंबर है भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह सीएनटी में भी आपने पढ़ा और यहाँ भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको जो पढ़ना है उसके अनुसार जो भूगत बंध या बंधक से तात्पर्य क्या है, यानी कि कर्जा जो लेता है आदमी, कर्जा के रूप में जो अग्रिम दी जाती है या अग्रिम दी जाने वाली राशि के भुगतान जो होता है उसके प्रयोजन के लिए रैयत या जोत का जो आंशिक हित का है उस शर्त पर इसका हस्तांतरण से है, यानी कि कुल सूद सहित ऋण बंधक की अवधि में जोत अथवा आंशिक जोत से उद्भूत लाभ से संबंधित है। यानी कि भूगत बंध बंधक या पूर्ण भोग बंधक। भूगत बंध बंधक क्या हुआ इसके बारे में समझिए कि पहले तो आपका जमीन है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आपने क्या किया, इस जमीन को बंधक दिया और बंधक रखने के बाद आपने क्या किया, इसमें खेती की। खेती से जो पैदावार हुई वो पैदावार को बेचने के बाद या तो फिर पैदावार बेचने के बाद राशि या पैदावार को भी मूल प्लस सूद के साथ जिससे आपने बंधक रखा था उसे वापस करना, यह भूगत बंध बंधक कहलाता है। यह भूगत बंध बंधक कहलाता है। अब पूर्ण भोग बंधक क्या कहलाता है, आपने पूरे जमीन को किसी प्रयोजन हेतु आपने जमीन को गिरवी रख दी, अब
जमीन का जो मालिकाना हक है आपके पास है, परंतु इसका जो भोग है यानी कि इससे जो उत्पादन होगी उस उत्पादन का स्वामित्व कोई और होगा। उस उत्पादन का स्वामित्व कोई और होगा। इसमें आपका पूर्ण भोग बंधक का मतलब है कि मैंने अपने जमीन को किसी प्रयोजन हेतु यानी कि मुझे हो सकता है कोई काम पड़ गया हो जिसके कारण मैंने इसे पूरी तरह से किसी को बंधक रख दिया हूं, और बंधक रखने के बाद जो ऋण लिया हूं उस ऋण को जब तक मैं पूरे तरह से चुका ना दूं तब तक यह जमीन का हस्तांतरण वह नहीं करेगा। यानी कि पूरी तरह से यह बंधक आपका बन गया। वह जमीन का भोग कर सकता है और उससे जो उत्पादन होगी उस उत्पादन का वह निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग कर सकता है। इसके बाद आता है आपका 4 नंबर में जोत क्या है। एक एक टर्म को इस प्रकार से तोड़ दूंगा कि आपको कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी आनी नहीं है। जोत से तात्पर्य क्या है? उस भूखंड से तात्पर्य है, यानी कि भूमि का वह टुकड़े से तात्पर्य है, भूमि के वह भाग से तात्पर्य है जो भूखंड का जो रैयत होता है उससे संबंधित है। यानी कि एक प्रकार के रैयत को ही जोत कहा जाता है या रैयत के अधीन भूमि को जोत कहा जाता है। यानी कि जो रैयत है उसके भूमि को ही हम जोत कहते हैं। एकदम साधारण भाषा में, यानी कि जोत से तात्पर्य भूखंड का है, और भूखंड का मतलब है भूखंड का वह भाग या वह भूखंड का समूह भी हो सकता है जो एक रैयत के अधीन आता है। तो यही आपका जोत है। इसके बाद है आपका खास ग्राम। क्या है? खास ग्राम क्या है? तो खास ग्राम से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य इतना ही है कि यह मूल रैयत हो ना, उस समय के लिए कोई खास ग्राम प्रमुख है। यानी कि इसका तात्पर्य किसी ग्राम से है, इसका तात्पर्य किसी ग्राम से है जहां न तो मूल रैयत हो और न उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख हो। यानी कि खास ग्राम में मूल रैयत नहीं होगी, ग्राम प्रमुख भी नहीं होगी। यानी कि इस प्रकार का ग्राम जहां पर ग्राम प्रमुख की भी उपस्थिति नहीं है और जहां पर मूल रैयत की भी उपस्थिति ना हो, यानी कि ना रैयत है मूल रैयत और ना ही ग्राम प्रमुख, यानी कि ऐसी भूमि जो कहीं पर पड़ी हुई है, यानी कि उस चूंकि यह अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति में इसका ना रैयत यानी कि मूल रैयत, हम जैसे अभी वर्तमान समय में मैं रांची में हूँ और मेरा जो जमीन है वह धनबाद जिले में है, और मैं उस जमीन का ना तो उसका उपयोग कर पा रहा हूँ और ना ही मैं उससे किसी प्रकार से कोई फसल ले पा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो मैं मूल रैयत हूँ, मैं मेरे पिताजी उसके प्रमुख भी हैं, उस जमीन का जो मालिकाना हक है उनके पास है, परंतु दोनों की अनुपस्थिति में जो जमीन होगी या जो ग्राम होगा या जो भूखंड का समूह होगा, उस भूखंड के समूह में अगर कोई नहीं है तो वैसे जमीन को हम खास ग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर खास ग्राम से तात्पर्य यह है। इसके पश्चात जो है आपको जमींदार क्या है इस बारे में हम बात करेंगे। जमींदार कौन है? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जमींदार किसको कहा जाता है इस बारे में आपको जानना जरूरी है। जमींदार ग्राम का प्रमुख या मूल रैयत से भिन्न, देखिए जमींदार जो होता है ग्राम का प्रमुख और मूल रैयत से अलग वह व्यक्ति होता है जिसे लगान पाने का अधिकार है। यानी कि यह मूल रैयत और ग्राम प्रमुख के अतिरिक्त जो व्यक्ति होगा जिसे लगान का अधिकार है,
कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? इस टर्म का मतलब क्या है? जो जमींदार है, न मूल रैयत है, न ग्राम प्रमुख है, फिर भी इसे लगान क्यों मिलता है? इस बारे में चर्चा होगी आगे अध्यायों में, परंतु फिर भी आप थोड़ा सा समझ लें, काहे कि आपको दिमाग में वो सेटअप होना जरूरी है। तो जमींदार क्या होता है? बहुत सारे ऐसे उस जमाने में लोग होते थे जो रहते नहीं थे, इस जगह में नहीं रहते थे, यानी कि संथाल परगना क्षेत्र में नहीं रहते थे, वह कहीं और निवास करते थे, जिनका मालिकाना हक उस जमीन पर था और उसके लिए वह सालाना कुछ भी जो लगान के रूप में जो राशि होता है उसे लेने के बाद वह जो जमीन है उसे किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाता था, ताकि वह उसे खेती करे और जो लगान की दर है उसे चुकता करे, क्योंकि लगान चूंकि सरकार लेती है और लगान की जो राशि होती है वह सरकार को देना ही होता है। तो अगर आपका लगान जो मूल रैयत जो हुआ या जो ग्राम का प्रमुख हुआ, इसके अलावे भी अगर किसी और को वह लगान का राशि चुकाया जाता है तो वैसे सेंस में उसे जमींदार कहा जाता है। आप लोगों ने स्वदेश फिल्म देखी होगी। स्वदेश फिल्म में एक सीन दिखाया गया है जहां पर शाहरुख खान जाते हैं एक किसान परिवार से मिलने के लिए, वहां लगान की वसूली के लिए, ठीक है, वहां लगान की वसूली के लिए जाते हैं, परंतु उनकी जो आर्थिक स्थिति को देखने के बाद वह उनसे ना लगान का पैसा ले पाते हैं और ना ही उनकी समस्या से अपने आप को अलग रख पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में होती क्या है कि वह उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो लोग जमीन पर दिन रात काम कर रहे हैं उन्हें ही उनका जो है हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, तो किसी और को क्या मिलेगा, यानी कि उनका गुजारा ही अच्छे से नहीं हो पा रही है। उसके पश्चात एक और टर्म है गैर आदिवासी, उस बारे में बात करते हैं। गैर आदिवासी, गैर आदिवासी को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? तो वही सेम परिभाषा है कि अनुसूची ख में उल्लिखित किसी भी आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति का सदस्य न हो, यानी कि अनुसूची ख के अधीन कोई भी जाति या अनुसूचित जनजाति, जाति या जनजाति बोला जा सकता है, के अधीन वह न आए। तो ऐसी परिस्थिति में उसे क्या कहा जाता है? गैर आदिवासी कहा जाता है। तो यह ऐसा सदस्य है जो न तो आदिवासी में है, आदिवासी जनजाति में है, न ही उनके जाति में है। इसके अलावे कोई अन्य जाति के लोग जो हैं वह आपको गैर आदिवासी कहलाते हैं, अनुसूची ख के अधीन। तो यहाँ तक आपने देख लिया गैर आदिवासी। अब हम देखेंगे रैयत को। अब हम देखेंगे रैयत को, यानी कि 8 नंबर में आपका है रैयत। इससे संबंधित अध्याय है आगे में और वहाँ पर मैं बहुत विस्तार से चर्चा करूँगा, परंतु यहाँ पर चर्चा करना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि परिभाषाएं आपको जाननी चाहिए। तो जमींदार से भिन्न कोई व्यक्ति जिसने स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों या भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो। मतलब कहने का क्या मतलब है? जमींदार से भिन्न कोई व्यक्ति, जमींदार तो जमीन का मालिक हो ही गया, यह पहले क्या होगा? जमींदार से भिन्न कोई और, यानी कि जमींदार नहीं होगा जिसने स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों या भाड़े के मजदूरों या वह जमीन का स्वयं वह खेती करेगा या मजदूरों से खेती कराएगा, जिसके लिए भाड़े पर भू धारण का अधिकार है, यानी कि कुछ राशि देकर भू धारण का अधिकार मिला हुआ।
धारण का अधिकार लिया। यानी कि वैसा व्यक्ति जो जमींदार से भिन्न होगा, परंतु उस जगह पर खेती करने के लिए या तो अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए पट्टे पर जमीन लिया हो या जमीन का मालिकाना हक हो। आज रैयत की परिभाषाएं अलग है, परंतु उस समय रैयत की यही परिभाषा थी, क्योंकि जमींदारी प्रथा थी और जमींदारों के अधीन ही जमीन हुआ करती थी। तो वहां पर क्या था, रैयत का मतलब वहां पर था कि जमींदारों के अधीन जो जमीन है उसे जमींदार के अलावे कोई और आदमी व्यक्ति जो है वह स्वयं अथवा मजदूरों के द्वारा खेती कराने के लिए किसी भूमि का भूधारण किया, किसी भी भूमि या भूखंड का भूधारण किया हो तो वह उसे रैयत कहा जाता था। यानी कि भूधारण करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है तो वह रैयत कहलाएगा। उसके बाद है आपका लगान। देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, आज ओवरव्यू है इस क्लास का। इसके पश्चात जो चर्चा करेंगे वह पूरा डिटेल में एक एक अध्याय का और उससे संबंधित जो प्रश्न आज तक पूछे गए हैं उन सभी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। तो लगान क्या है, देखिए यहाँ पर एक टर्म आता है खेवट और खतियान। ठीक है, खेवट और खतियान उस बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर उसमें परिभाषा में नहीं दिया गया। मैं बताऊंगा, क्योंकि झारखंड का मूलवासी होने के कारण ये सारी बातें मुझे पता है। तो जो राशि खेवट या खतियान के अनुसार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत द्वारा गांव के जमींदारों को विधि सम्मत देय है, इसे लगान कहते हैं। यानी कि जो लगान है उसे ग्राम लगान के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है आपको खेवट खतियान के तहत जो रूल होता है यहाँ पर हुआ। तो पहले समझ लेते हैं खेवट क्या है। खेवट क्या है? खेवट का मतलब होता है खाता नंबर, खाता संख्या। खाता संख्या को खेवट कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है, किसी किताब में नहीं। खेवट का मतलब होता है खाता नंबर। भूमि का संयुक्त रूप से मालिकाना हक, यानी कि भूमि संयुक्त रूप से मालिकाना हक। आपको एक बात और यहाँ जानना जरूरी है, जो खेवट नंबर होता है, जब भूमि का मालिकाना हक चेंज होता है तो यह नंबर भी चेंज होता है। जैसे कि खेवट अ ने 430 प्लॉट जो है ब को दी। यानी कि 430 जो खेवट नंबर था वह उन्होंने ब को दी। जब 430 जो प्लॉट नंबर था वह खेवट अ के रूप में रजिस्टर्ड था। अब चूंकि इसका मालिकाना हक चेंज हो गया तो अब इसका जो खेवट नंबर होगा वह नया नंबर होगा, नया प्लॉट हो जाएगा ये, और उसमें जो मालिकाना हक चढ़ेगा वह ब के नाम पर चढ़ेगा, और ब उसका जो है लगान की राशि को देगा। तो खेवट खतियान के अनुसार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत द्वारा गांव के जमींदार को विधि सम्मत जो देय होता है, यानी कि जो राशि दी जाती है, उसे लगान कहते हैं। यानी कि खेवट समझ गए, यानी कि जमींदार को खेवट द्वारा दी जाने वाली लगान, या लगान नहीं, यहाँ पर राशि लिखेंगे,
राशि को हम लगान कहते हैं। यानी कि जमींदार को खेवट के द्वारा दी जाने वाली जो राशि है उसे हम लगान कहते हैं। यह किस लिए दी जाती है? यानी कि लगान की जो राशि है उसे आपको देय होना होता है। उसके बाद है संथाल सिविल रूल्स। संथाल सिविल रूल्स को जानने के लिए थोड़ा इसे जगह बनाना पड़ेगा। उसके बाद है संथाल सिविल रूल्स। संथाल सिविल रूल्स क्या है? संथाल सिविल रूल्स कहने का मतलब है कि संथाल परगना अधिनियम 1855 यानी कि एसपीटी एक्ट जो 1855 था, उसकी धारा 1 के, इसकी धारा 1855 की धारा 01 के खंड के अधीन नियुक्त अधिकारी, यानी कि माने संथाल सिविल रूल्स मतलब है एसपीटी एक्ट 1855 का जो एसपीटी एक्ट था वही संथाल सिविल रूल्स के नाम से जाना जाता था। यानी कि इसके अधीन नियुक्त अधिकारी, इसके अधीन जो नियुक्त अधिकारी है वह संथाल परगना का न्यायिक या नागरिक न्याय व्यवस्था या नागरिक न्याय शासन प्रबंध जो भी काले उसका पालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करेगा। यानी कि इसमें भी एक अधिकारी होंगे जो कि आपका राज्य का दिशा निर्देश को जमींदारों बोले या रैयतों को देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका यह हो जाता है जो सिविल रूल्स है, यानी कि संथाल सिविल रूल्स जिसे कहते हैं वह 1855 के अधीन कार्य करता है। इसके बाद आता है लगान दर या लगान बंदोबस्ती की दर। लगान दर क्या है? लगान दर या जो खेवट या खतियान में तय दर, खेवट में खेवट या खतियान में जो तय दर लिखा गया है उसे ही हम लगान की दर कहते हैं, यानी कि लगान की बंदोबस्ती दर कहता है। इसके बाद है खाली जोत। खाली जोत क्या है? तो खाली जोत कहने का मतलब है परित्यक्त भूमि, यानी कि इसको एक और टर्म में जानेंगे, परित्यक्त भूमि। यहाँ भूत प्रथा बहुत ज्यादा चलती है, तो उसका कारण एक होता है। दूसरा कारण क्या होता है इसका? अनभुतहात जमीन भी बोलते हैं ना जिसको, भुतहा जमीन जिसमें कोई खेती उती नहीं करता, बोलता मर जाता आदमी। या फिर उत्तराधिकार, उत्तराधिकार की नियुक्ति नहीं हुई हो, यानी कि ऐसी भूमि जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं, यानी कि उसका कोई हिस्सेदार नहीं, तो वैसे भूमि को हम खाली जोत कहते हैं। यानी कि अगर किसी का पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, निसंतान है और उनके पास तमाम भूमि थी, परंतु उन्होंने इसके लिए किसी को अधिकृत नहीं किया है,
और अधिकृत नहीं करने की वजह से यह जो जोत हो जाएगा उसे खाली जोत कहा जाएगा। और यह खाली जोत जो है वह जो है सरकारी जमीन के रूप में भी हो सकता है, या ग्राम प्रमुख जो होते हैं वो निर्णय लेंगे कि इस खाली जोत का क्या करना है। तो इस प्रकार से यहाँ यह खाली जोत से संबंधित मामला है। 13 नंबर में आपका है ग्राम समुदाय। ग्राम समुदाय कहने का मतलब क्या होता है? ग्राम के जमाबंदी रैयतों के सभी व्यक्ति, ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति जो ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति जो उसके हिस्सेदार हैं, यानी कि जोत के हिस्सेदार व्यक्ति, यानी कि जोत का हिस्सेदार इनके पुत्र व वहां निवास करने वाले सभी व्यक्ति जो है एक समुदाय के अधीन काम करते हैं और उनके उत्तराधिकारी के रूप में उस जमीन का या उस जोत का आपका जो है लगान देते हैं और उस जोत के साथ अपना खेती बाड़ी या निर्वाह करते हैं। यह आपका ग्राम समुदाय कहलाता है। इसके पश्चात है आपका ग्राम प्रमुख। ग्राम प्रमुख जैसे आज का प्रमुख होता है उसी प्रकार से ग्राम प्रमुख उस समय भी कहलाता है। और ग्राम प्रमुख का क्या होता था उस समय ग्राम प्रमुख का जो होता था वह चुनाव होता था और वह पद को ग्रहण करता था। यानी कि ग्राम प्रमुख जो होता था वह एक प्रमुख का पद होता था, यानी कि मुखिया का जैसा ही एक पद होगा और उसका पद का विधिवत नियुक्ति हुई हो और जिसका मुस्तजीर, मांझी अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता था। यानी कि इस क्षेत्र में जो मांझी या मुस्तजीर कहलाता था वही ग्राम प्रमुख होता था। यानी कि मांझी और मुस्तजीर वो ग्राम प्रमुख होता था और ग्राम प्रमुख के साथ में आपका जो विधिवत इसका घोषणा होती थी और विधिवत घोषणा होने के बाद इसका चुनाव होता था। तो आज जो हमने देखा इस टर्म में कि आपने धारा 1 देख लिया, इसका जो नाम, प्रसार और कब से लागू हुआ उस बारे में। धारा 2 हमने देख लिया। धारा 3 का निरसन है। धारा 2 में आपका क्या था? धारा 2 में था आपका कि यहाँ का कोई भी क्षेत्र को हटाया जा सकता है और पुनः उसे मिलाया जा सकता है, परंतु कोई बाहरी क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। जिससे संबंधित प्रश्न भी हमने आपसे बताया कि किस प्रकार के प्रश्न इससे आते हैं। इसके पश्चात हमने परिभाषाएं जो धारा 4 में है, धारा 3 चूंकि वर्णित नहीं है, निरसन है, इसलिए धारा 3 को ध्यान नहीं देंगे, इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने धारा 4 के अंतर्गत परिभाषाओं को देखा और आज का जो सेशन है यह परिभाषाओं से संबंधित सेशन था। इसके पश्चात हम अध्याय 2 में जाएंगे और यह क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। तो चूंकि यह भाग जो है भूमि संबंधी जो भाग है इसे एक टर्म में समझना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे में जो आपका भूमि संबंधी जो अधिग्रहण नियम है यह सारी चीज़ें समझने में यहीं से आसानी होगी। तो इस सेशन को पूरा देखे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल जो आपको फ्री मुहैया करा रही है सारी व्यवस्थाएं, और मुझे नहीं लगता है कि हमने भी कई कोचिंग सेंटर्स में क्लास दिए भी हैं और क्लास किए भी हैं, इस प्रकार से कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता है जितना तोड़ के मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कोशिश करें भैया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और जैसे जैसे आपका सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो कुछ मुझे भी फ़ायदा होगी और कुछ आपको भी फ़ायदा होगी। मुझसे ज़्यादा आपको इसलिए फ़ायदा होगी क्योंकि
इसके पश्चात जो मुख्य परीक्षा आएगी तो उस दौरान आप लाइव हमसे सवाल भी पूछ सकेंगे और मैं भी आपको 1-2 लाइव सेशन में डाउट क्लियरिंग का सेशन रखूंगा, जिस सेशन के दौरान आप हमसे बात भी कर पाएंगे। तो आज जैसे मैसेज कर रहे हैं तो उस समय डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट हो पाऊंगा। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद। दोस्तों, आज का सेशन परिभाषाओं से था और परिभाषाओं तक मैं सीमित रखता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपको जो काम की वीडियोज है वह छोटी छोटी पार्ट में हो, आपको देखने में भी आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी।